दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। हमने पार्ट 1 पढ़ा था जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आपको पता होना चाहिए कि आपके 50 प्रश्न हैं वो शिक्षण अभिरुचि के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उसमें से आपको आकलन लगाना है कि इनमें से आंसर कौन सा है। इसमें आपको जैसे कि आपके 4 ऑप्शन हैं तो एक ऑप्शन कितने मार्क्स का रहेगा, 3 का रहेगा। फिर उससे कम वाला है वो 2 का है, फिर उससे कम वाला है वो 1 का है, इससे कम वाले का कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और ये जो है आपके आकलन के आधार पे है कि आपका माइंड है वो कैसा है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 का। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसको व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को हो। बालक के जो व्यक्तित्व होता है उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है, उसके लिए उसका व्यवहार है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये शिक्षकों को क्या होना ज़रूरी है, उसके व्यवहार का पता होना ज़रूरी है उसके ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव क्रियाशील होता है। जिस तरह से जैसे कि मान लीजिए प्रदर्शन विधि है, निगमन विधि है। तो जब हम किसी स्टूडेंट से प्रश्न पूछेंगे ना तो वो बच्चा क्या रहेगा, अधिक एक्टिव रहेगा यानी कि क्रियाशील रहेगा। तो आपका प्रश्नोत्तर विधि है उसमें ही छात्र क्या रहता है, एक्टिव रहता है। देखिए जिस तरह से क्लास में बच्चे बैठे हैं और टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो सारे के सारे बच्चे क्या रहते हैं, एकदम एक्टिव रहते हैं। उनको पता है कि सर क्या पूछ रहे हैं, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे सी ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, उसके समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। यानी कि जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसमें देखो क्या उसका कौन सा महत्व है वो सर्वाधिक है। शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। शिक्षक अपने स्कूल को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में। तो देखो इनमें से कोई भी शिक्षक पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। आप खुद पढ़ के आपको अंदाज़ा लगा दोगे कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन ही सही नहीं है। शिक्षक बालक के जो पर्सनैलिटी होती है उसको कहाँ तक डेवलप कर पाता है, तो ये चीज़ सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, समझे ना, चाइल्ड सेंटर्ड को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों इसके इस तरह से क्वेश्चन आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, जो बहुत ही आपको ईजी लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी विषय वस्तु कंटेंट को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। यानी कि उसमें टीचर्स के अंदर कैसी जो गुण है तो उसको बोलेंगे प्रभावी अभिव्यक्ति। जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो उसकी जो इम्प्रेसिव जो पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो ज़्यादा सर्वप्रथम गुणी होना चाहिए। अगर वो दिखने में, बोलने में, ठीक है ना, एक्सप्रेशन में अगर सही नहीं होगा तो बच्चे उससे क्या विषय वस्तु ले पाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। आप एक स्टूडेंट हो और विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है। इनसे कोई लाभ नहीं, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। यानी कि इनमें से कोई लाभ नहीं, तो ये भी नहीं होता है, दादागिरी है ये भी नहीं है, शिक्षक के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। मान लीजिए आप ये भी करते हो तो ये है कि शिक्षकों के विरुद्ध नहीं है, फिर अन्याय तो करते नहीं है, टीचर क्या करेंगे। तो इसमें आपको ये आ जाएगा कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। आज देखते हो जितने भी लीडर होते हैं वो छात्र राजनीति से निकल के आते हैं, ठीक है, तो एक लीडरशिप की भावना उनमें होती है। तो आपका आंसर क्या आ गया, इसमें डी आ गया। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, उसमें किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ क्या आ गया, शिक्षा के उद्देश्यों को, और दूसरा छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को, या फिर शिक्षक अनुसंधानों को। तो अनुसंधान से क्या लेना देना है, पाठ्यक्रम निर्माण से। तो शिक्षक के जो उद्देश्य हैं वो पूरे होने चाहिए, और छात्रों की जो आवश्यकताएं हैं, रुचि हैं, योग्यताएं हैं, उनको ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपका
ए और बी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट है निशुल्क और अनिवार्य राइट टू एजुकेशन, आरटीई जो होता है ना, 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। तीनों के तीनों सही है, क्योंकि इनसे क्या हो गया, आपका जो लिटरेसी है ना वो बढ़ी है राइट टू एजुकेशन से। समझ रहे हो, तो ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे उसमें। साक्षरता दर है, देखो अब जैसे कि जनगणना होगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा, जो हमारी 74 के आसपास जो है ना से, तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये बेनिफिट मिला है। अगला प्रश्न है शिशुओं के शिशुशाला प्ले ग्रुप में आवश्यकता है। प्ले ग्रुप जो होता है जिसको अपन नर्सरी क्लासेस जो बोलेंगे, खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना बिल्कुल नहीं है, भाषा पढ़ाना बिल्कुल नहीं है, कहानियाँ सुनाना, तो ये कहानियाँ सुनाना ही एक वो उद्देश्य नहीं होता है। खेल के अवसर प्रदान करना, शिशु में शिशुशाला यानी कि प्ले ग्रुप होता है, उसमें वो खेल के अवसर प्रदान करते हैं और खेल के माध्यम से ही प्ले वे मेथड जिसको अपन बोलते हैं उसी से वो सीखते हैं। तो इसमें क्या आ गया, आपका ए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है उसमें से बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, बिल्कुल ठीक बात है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ये बात भी सही है। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से, तो पृथक रूप से उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं और 30 बच्चे हैं, तो उनमें एक एक बालक पे कैसे ध्यान देंगे, तो वो तो एक सामूहिक रूप से ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को जरूर समझा जा सकता है, तो पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। प्राइमरी जो शिक्षा है तो उसकी दुर्दशा का मुख्य कारण है कि शिक्षक छात्र विषम अनुपात, शिक्षकों के अनुपात में छात्र, छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है, और शिक्षक वहाँ है तो वहाँ छात्र नहीं है, तो ये वाला शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, तो डी हो जाएगा इसमें। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इसमें सीखने के अवसर मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, यानी कि इसमें क्या आ गया आपका डी, ये सभी आंसर आ जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेने से ये सारे के सारे जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका, जो आपकी सही आलोचना क्रिटिसिज्म करता है, क्रिटिसिज्म को क्या बोलेंगे, आलोचना बोलेंगे, तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। जो आपकी आलोचना करेगा उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो मित्र के रूप में व्यवहार होना चाहिए। ये कहते कि निंदक नीरे राखे आंगन कुटी सुभाए, बिन पानी साबुन करे निर्मल करे सुभाए, यानी कि आपके साथ में एक जो आपका मित्र है वही आपकी आलोचना, यानी कि उसमें गलत और सही के बारे में निर्णय करता है, कोई आपकी आलोचना करता है तो उसके साथ में आपका व्यवहार जो है वो मित्र के रूप में होना चाहिए। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। तो देखिए, शिक्षक अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व है, तीनों ही नहीं है। शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता, कक्षा में कैसे मैनेज करता है कक्षा को, जब भी टीचर पढ़ाता है अनुशासन बनाने के लिए उसमें जो क्लास की उसकी जो मैनेजमेंट का जो है कार्यशैली, वही क्या है एक भूमिका है, वो उसकी सराहनीय है। तो आपका आंसर आ गया इसमें डी। किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। तो देखिए, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। ठीक है भाई, ये तो चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब टीचर है वो पढ़ाने में आपकी रुचि जो है वो क्रिएट करेगा, पढ़ाने में रुचि रखेगा, तो वही टीचर है, वही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जो है सम्मान दे, उनको आज्ञा माने, ये वाली चीज़ें बाकी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आ गया सी। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं केवल दंड देने वाला, केवल विषय को रोचक बनाने वाला, सृजनशील हो, उत्तम व्यक्ति हो। तो ये देखिए, विषय को रोचक बनाता है वो एक प्रभावी अध्यापक होता है, सृजनशील होता है, क्रिएटिव जो होता है वो भी क्या होता है, प्रभावी अध्यापक होता है, वह उत्तम तो वह भी है। केवल दंड देने वाला होता है ना, वो एक प्रभावी अध्यापक नहीं होता है। इफेक्टिव टीचर वो नहीं है जो केवल दंड देता है।
अगला है छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण बताइए। छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, ठीक है। छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, नकारात्मक पूछा, ध्यान रखना। और छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, तो ये वाली नकारात्मक प्रतिक्रिया है। अगर रुचि नहीं लेगा तो वो क्या होगा, एक नेगेटिविटी का एग्जाम्पल होगा। बाकी अनुशासनहीनता नहीं करते, कक्षा में शोर नहीं मचाते, तो ये तो सकारात्मकता है। तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। प्रभावी संप्रेषण, संप्रेषण क्या होता है भाई, कम्युनिकेशन। अपन किसी से एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या हो गया आपका संप्रेषण बोलेंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या संभव हो सकता है, तो दोस्तों श्रोता के स्तर को जानकर, अगर आपका सुनने वाला जो होता है वो कैसा है, उसके स्तर को जानना ही एक प्रभावी संप्रेषण है, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया इसमें ए। दूसरा, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो आप क्या करेंगे। स्टूडेंट होता है, क्लास में प्रेजेंट नहीं होता है, तो आप उसमें क्या करेंगे। तो देखिए, छात्रों को उनकी उपस्थिति करने के लिए दोषी ठहराएंगे। छात्रों को क्यों ठहराएंगे भाई, इसलिए ये नहीं आ गया। छात्रों की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, ये भी नहीं। अध्यापन की रुचि क्योंकि विधियों को अपनाएंगे, नहीं। कारणों का पता लगाएंगे कि भाई अब्सेंट क्यों हो रहा है वो, ठीक है। तो कारण को फाइंड आउट करके और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, जो भी समस्या है। तो इसमें डी आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन है वो आप आराम से इजीली से कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, तो शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, ये तो कर कॉमन है, आपको सबको पता है। नेक्स्ट है, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो कक्षा में क्रियाशील हो। जो कक्षा में क्रियाशील होता है उन्हीं विद्यार्थियों को पसंद करूंगा, ठीक है। उच्च परिवार से हो तो उसका क्या लेना देना, सुंदर और आकर्षक हो तो वो तो भाई कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आज्ञाकारी हो तो आज्ञाकारी तो बच्चे होंगे, वो सभी होंगे, बट कक्षा में जो एक्टिव होगा उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा, आप एक टीचर होने के नाते। तो यहाँ पे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में आप मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या है, एक टीचर होने के नाते आपको सोचना है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है, तो दोस्तों अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अपना जो अध्यापक है यानी कि जो टीचर में टीचिंग जो चीज है, वही जो अपना कर्म के प्रति क्या होगा, समर्पित होगा, वही तो आदमी श्रेष्ठ होता है। और जो अपने कर्म में चोरी करता है तो मेरे हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। याद रख लोगे ना, आप कोई भी काम करो, यहाँ पे टीचर को ही छोड़कर आप एक किसान को ले लीजिए, आप एक वर्कर को ले लीजिए, मजदूर को ले लीजिए, किसी को भी चीज को ले लीजिए आप, तो वो अगर अपने कर्म में सर्वश्रेष्ठ है तो वही आदमी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे ए है, वो किसी भी चीज के में आप ले लीजिए, ए आंसर इसका आ जाएगा। छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहेंगे, निगमन विधि। यानी कि देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से आपके लिए टफ हो सकते हैं, बट ध्यान रखना, सामान्य नियम बताकर उसके बाद में उदाहरण देना, यानी कि नियम बताने के बाद उदाहरण देना और एक उदाहरण देकर नियम बताना, वो आगमन विधि है। और ये वाली कौन सी है, निगमन विधि है। तो ये याद रखना इसमें। अगला प्रश्न है, पाठ्य भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। तो भाषा सीखने का सीधी सी बात है, कम्युनिकेशन जरूरी है। जब आप बोलोगे ही नहीं तो भाषा को कैसे सीखोगे। तो कम्युनिकेशन जो होता है, वार्तालाप जो होती है, ठीक है, तो उसको हम उसी से भाषा को सीखेंगे। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ गया, डी आ गया। छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है, यानी कि बच्चे का जो अपन मूल्यांकन करेंगे वो किस पद्धति में। तो यहाँ क्या आ गया आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीसी जो होता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये ध्यान रखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति के द्वारा ही छात्रों का सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, ये नहीं वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, लगातार आप मूल्यांकन करते रहिए। जैसे कि सप्ताह में टेस्ट ले लीजिए, है ना, या फिर आप लोग वीकली जैसे कि न होकर आप पर डे है कुछ ना कुछ छोटा मोटा टेस्ट ले लीजिए, तो अपन लगातार करेंगे तो वो हो जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा आपका सी आंसर, ये वाला ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? चरित्र निर्माण में सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगर अध्यापक जो है वो आदर्श चरित्र वाला है तो छात्र भी वैसा ही उसका निर्माण होगा चरित्र का, याद रखना। अगला, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि क्यूरियस जिसको अपन बोलेंगे, जिज्ञासा मतलब क्यूरियस। यह इसीलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हो। तो भाई क्रिएटिव बालक तो वही होगा जो प्रतिभाशाली है। धनी परिवार, बनावटी, उद्दंड, इन तीनों का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्रिएटिव बालक कौन है? प्रतिभाशाली है। अगला है, सभी बच्चों की एक समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। कैसे करेंगे भाई? सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो देखिए सामूहिक ढंग से समस्या का समाधान करेंगे अपन, ग्रुपिंग में सभी को एक साथ कर देंगे। क्या समस्या है? सबकी तो एक ही तो है। चलिए, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल एक्सप्रेशन बोलेंगे इसको। ओरल एक्सप्रेशन का मतलब मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। तो देखिए, परिचर्चाओं का आयोजन, आपस में डिस्कशन जिसको हम बोलेंगे, भाषण प्रतियोगिता, आप डिबेट कंपटीशन करते हो, अंताक्षरी का आयोजन करते हो, तो ये सभी के सभी हैं वो मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का एक तरीका होता है एक स्टूडेंट के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण को दूषित करने से बचाया जा सकता है। पर्यावरण जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, पर्यावरण से ही हम जिंदा हैं। तो उसका पर्यावरण एजुकेशन देने का मतलब क्या होता है? अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, चाहे वो कैसा भी पर्यावरण हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या आता है? नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा जिसको हम बोलेंगे मोरल एजुकेशन। तो मोरल एजुकेशन तो बहुत जरूरी है भाई। स्कूल के ऊपर उत्तरदायित्व किसका होना चाहिए? स्कूल का उत्तरदायित्व होता है कि बच्चे को मोरल शिक्षा दे। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है? आजकल के आवासीय स्कूलों, बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, पहले कौन से थे? तो पहले उसमें गुरुकुल हुआ करते थे। जिस तरह से बोर्डिंग स्कूल होती हैं, जो बोर्डिंग स्कूल जो होती हैं जिनको अपन इंग्लिश मीडियम टाइप में बोलते हैं ना, तो ऐसी स्कूल जो है उस समय भारतीय पद्धति की स्कूल कौन सी थी? तो गुरुकुल हुआ करते थे। उसमें बच्चों को रह सह के उसमें गुरुकुल जैसी पद्धति में एजुकेशन दी जाती थी। यहाँ जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? आप एक टीचर हो तो आप क्या रोल निभाओगे, क्या रोल प्ले करोगे? ठीक है, तो देखो, उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, उन विद्यार्थियों को पृथक करना, अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना और उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना। देखो, ये होता है ना आत्मनिरीक्षण का अवसर देना, यही इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या किए जाएंगे? पूछे जाएंगे। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन इवैल्यूएशन करते हैं। शिक्षण की योग्यता एवं आचरण का कौन करेंगे? उनके प्रधानाचार्य करेंगे, उनके शिष्य करेंगे, या समाज के सब भ्रांत लोग करेंगे, विशेषज्ञ? तो ध्यान रखो, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे वो टीचर का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कौन टीचर कैसा है, केवल और केवल स्टूडेंट्स ही बता सकते हैं। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको इजीली कर देना है यहाँ पे, क्योंकि एक शिक्षक के बारे में बाकी कोई कुछ नहीं बता सकता, केवल स्टूडेंट ही बता सकता है कि टीचर कैसा है। प्रतियोगिता जिसको अपन कंटेस्ट बोलते हैं, एक उत्तम गुण का विकास होता है। ठीक है, लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी से स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना, ये तीनों चीजें जो हैं वो एक प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। तो इसमें क्या जाएगा? सभी। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक क्या करे? शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये बहुत जरूरी है। अध्यापन जब भी कोई टीचर करवाता है, आप भी जब टीचर लग जाओगे तो अध्यापन करवाओगे तो पहले बच्चों से पूछना कि इसके बारे में वो क्या जानते हैं, फिर वहां से उनको क्या करना है? स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, इसमें क्या हो गया? आपका
ए। ठीक है ना। विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता है, बिल्कुल नहीं। विषय का अच्छा ज्ञाता हो, तो ये वाली चीजें जमने वाली नहीं है, तो इसमें आपका क्या हो गया, ए आंसर हो गया। बच्चों का प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर कौन होता है? तो देखिए, बच्चों के उनके जो माँ बाप होते हैं वही फर्स्ट टीचर होते हैं। आप देखते हो ना, माँ बाप जैसा बच्चे को सिखाएंगे वैसा वो सीख जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका सी। अच्छे शिक्षक किसका ज्ञान होना चाहिए अच्छे शिक्षक को? तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, ये सारी चीज़ों का होना चाहिए। तो इसमें क्या आ गया आपका डी आंसर आ गया। बच्चे के विकास में उनके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उससे हम तो पालन पोषण कहेंगे, क्योंकि बच्चे का जो परिवेश होता है उसको पालन पोषण बोलते हैं, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ये आ गया। खेल के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है उसको वह मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, याद रखना। प्ले वे मेथड्स, कोई बच्चे खेल खेल में सीखते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक के द्वारा ही दी गई ऐसी प्रणाली है, ऐसा मेथड है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्ले वे मेथड। और ये क्या होते हैं, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके द्वारा दिया गया है। तो ये खेल का एक माध्यम से शिक्षा है, वो मनोवैज्ञानिक है। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो अध्यापक समाज व छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। तो आपका क्या हो गया इसमें ए आंसर आ गया। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ होता है, यानी कि प्ले वे मेथड क्यों होता है? तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ठीक है, खेल क्रियाओं द्वारा जो शिक्षा होती है उसमें शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, भाई मनोरंजन करना नहीं होता है। शिक्षा खेल के द्वारा दी जाएगी तो उसमें मनोरंजन ही है, खेल एक शिक्षा नहीं है, क्रियाशीलता पर जोर नहीं है। खेल के द्वारा शिक्षा ग्रहण करना ही एक नया हुआ है। अभ्यास से क्या होता है? तो अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण मिलता है। कोई भी प्रैक्टिस करोगे आप, तो प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपकी जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना, उनको प्रशिक्षण मिलता है। माइंड है, कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पजल है, ठीक है, कोई भी जैसे कि मान लीजिए पजल को आप सोल्व करते हो, तो उसको सोल्व करोगे तो आपकी ज्ञानेंद्रिय, आप माइंड का यूज करोगे। ठीक है, आप मतलब कोई फिजिकली करते हो तो आप ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण मिलता है, वही अभ्यास होता है। बोलना है तो बोलने वाली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या आता है कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए मातृभाषा यानी कि मदर टंग में उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एक अध्यापक की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है, विषय का गुड ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा दोस्तों, देखो, क्योंकि छात्र के बारे में ही सोचेगा। अध्यापक की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो छात्र कैसा है, क्योंकि एक चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, तो बच्चे को ही उनके कल्याण, अच्छी और बुरी बातों के बारे में उसको चिंता होनी चाहिए। तो सी आंसर इसमें आ जाएगा। संदर्भ पुस्तकें, तो संदर्भ पुस्तकें का मतलब रेफरेंस बुक एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है? आपका टीचर है, आपको पढ़ा रहा है, या फिर आप एक टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, और यहाँ पर आपको वो रेफरेंस बुक काम में लेता है, कुछ भी सहायक सामग्री जिसको अपन बोलेंगे, तो उसमें ज्ञान में व्यापकता होती है। भाई ज्ञान बढ़ाने के लिए तो काम, आपने मान लीजिए कोई भी एसएसटी की बुक पढ़ी, आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी, तो ग्रामर के लिए क्या क्या देखा, अलग अलग सोर्स देखा आपने, तो आपकी ज्ञान में व्यापकता हुई ना, ज्ञान में वृद्धि हुई। तो ये आंसर इसका आ जाएगा। सफल अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम का मतलब जानते हो क्या होता है? अधिगम का मतलब क्या हो गया, लर्निंग। तो एक अच्छी सीख के लिए क्या चीज आवश्यक है? छात्रों की मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, बिल्कुल ठीक बात है। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, ये बात भी जरूरी होता है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते रहोगे तो फिर समझ कैसे आएगा, बोर हो जाओगे। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, तो इसमें डी, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अगला है दोस्तों, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? तो देखो, विकास चरण में, यानी कि एक के बाद एक, किस तरह से, तो वो आ रहा है बढ़ते क्रम में, विकास चरण में, इस तरह से पूछना चाहिए उसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, सत्य कौन सा नहीं है? शिक्षण एक कला है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, तो जन्मजात तो नहीं होते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा सीधा सीधा। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए?
तो शिक्षक का निजी जीवन है पद की गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, तो किस छात्र पर गर्व करना चाहिए? यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिक के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे। ये सभी के सभी होते हैं वो अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। गृह कार्य का बोझ, भाई ज्यादा गृह कार्य नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों को। ठीक है ना, तो ये याद रखना, इस तरह से सी आ जाएगा इसमें। सीखने का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, तो देखिए, छात्रों के पूर्ण ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। तो इसमें क्या आ गया आपका? सी डी आंसर आ गया। नेक्स्ट, छात्रों के आवेशों का दमन करने में संभवतः है। तो यहाँ पे वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित हो जाती है। उनकी आवेगों का दमन करने से उनमें विद्रोह की भावना और उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है वो कुंठित हो जाती है। तो ये बी और सी ये आ जाएगा इसमें। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम शिक्षण पद्धति है वो संप्रेषण की रणनीति में सर्वाधिक उपयुक्त है। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता और कुसमायोजन। तो इसमें ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता। तो उसकी जो निष्पक्षता होती है उसको सबसे अधिक पसंद करते हैं। अगला है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो दोस्तों, बालक के शारीरिक मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल ये वाली पाठ्यचर्या है वो सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं, तो देखो इसमें सदैव सुनेंगे, भाई निजी समस्या तो सुननी बहुत जरूरी होती है। अगला है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय। हर अध्यापक के घर पुस्तक का होना बहुत ही जरूरी होता है। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या अपनाएंगे? तो दोस्तों देखिए, वंशानुक्रम, वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो मार्गदर्शन करना ही हमारा पहला स्टेप होना चाहिए। पीटना, नाम काटना, इलाज करवाना, ये एक टीचर के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये वाला सही होगा, ए ऑप्शन। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगर बच्चे का मूल्यांकन समय समय पर होगा तो उसका शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा उठेगा। अध्यापक का कार्य छात्रों की पढ़ाई के प्रति, अध्यापक जो कार्य होता है वो छात्रों की पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने से आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो ये भी बहुत जरूरी होता है। अब वह पाठ्य वस्तु जो है उसके अनुरूप, यानी कि हमारा जो क्यूरिकुलम है, जो हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ही सर्वदर्शी सामग्री का प्रयोग है वो करेंगे हम। अगला है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे?
तो पहले पढ़ाए गए बिल्कुल उस पाठ से संबंधित, बिल्कुल बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, इसलिए डी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने टोटल 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपकी एग्जाम तक मोस्ट क्वेश्चन चलते रहेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन हम तैयार कराते रहेंगे। आपको लाइक करना है, शेयर करना है। कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट में जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।